Hello and welcome to CA Final ISCA classes by me Ankit Kapoor. So let's see what's the content of CA Final ISCA. There are 8 chapters. तो इन 8 चैप्टर्स में से आपको 4 चैप्टर ऐसे करने हैं कि कोई अगर रात को आपको जगा के भी पूछ ले तो आप उन चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकें। और मेरी ओपिनियन में ये जो 4 चैप्टर आपके होने चाहिए वो होने चाहिए चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8। 2, 4, 6, 8। सो अब देखते हैं कि किन वजहों से आप इसका में मार्क्स लूज करते हैं। स्टूडेंट्स किन किन वजहों से इसका सब्जेक्ट में अपने मार्क्स लूज करता है। सिमिलैरिटी है क्वेश्चंस में, आपको बहुत जगह दिखेगा कि क्वेश्चन सिमिलर हैं बट उनके आंसर में बहुत वैरायटी है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है, आप कोई और क्वेश्चन का आंसर उसमें लिख देते हैं, आपको लगता है आपने सही आंसर लिखा बट एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ और पूछा गया होता है। जो स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट का उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ की गई है। और लास्टली स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही नहीं होता इस सब्जेक्ट में। अगर आप टेंशन ना लीजिए, ये लड़का टेंशन लेके पढ़ रहा है बट आप टेंशन ना लीजिए, इसको एंजॉय कीजिए और आप इसका में गुड स्कोर करेंगे। Now, how can I help you? तो जैसे कि मैंने कहा कि क्वेश्चन सिमिलर हैं तो मैं आपको उन सिमिलर क्वेश्चंस के बीच का डिफरेंस एनालाइज करने में मदद करूंगा। दूसरा, मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है तो मैं कोशिश करूंगा उस कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करूं। टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग बनाऊंगा क्योंकि बोरिंग है, और आपको टॉपिक की हेडिंग से याद करवाने की कोशिश करूंगा क्योंकि उससे आपकी स्कोरिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास इस समय क्या क्या सामान होना चाहिए फॉर डूइंग इट। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल होना चाहिए, हाइलाइटर होना चाहिए ताकि आप मार्क कर सकें, और एक नोटबुक रखिए, अपने नोट बनाइए टॉपिक वाइज। जैसे टॉपिक 1 आता है तो टॉपिक 1 के बारे में लिखिए, जो मैं बताता हूँ उसको अच्छे से लिखिए ताकि जब आप बाद में उसे पढ़ें तो आपको याद आ जाए कि क्या समझाया गया था, कैसे आपने इस टॉपिक को याद करना है, और उसको अपने स्टडी मटेरियल के साथ खोल के रखिएगा जब आप पढ़िए। मैं स्टडी मटेरियल के हिसाब से ही टॉपिक वाइज टॉपिक करके चैप्टर लूँगा। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे कॉम्प्लेक्स भी है ये चैप्टर। इसमें बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं। अब इसमें कई जगह कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर हैं, बहुत सारे सेम टाइप के क्वेश्चंस जाते हैं एंड उसमें आपके मार्क्स लूज होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उन सिमिलर क्वेश्चंस के बीच में कैसे आपको मैनेज करना मैं आपको बताऊं। एक एग्जांपल स्लाइड बनाई है मैंने कि जो आपके सिमिलर क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल बेनिफिट्स पूछे गए हैं आईटी गवर्नेंस के, बेनिफिट पूछा गया है गवर्नेंस का, और बेनिफिट पूछा गया है गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी का। तो जब क्वेश्चन आता है आप ध्यान नहीं रख पाते कि कौन से बेनिफिट्स आपको कौन से पॉइंट के लिए लिखने हैं, और आपके वहाँ पे मार्क्स लूज हो जाते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट मार्क्स एग्जैक्ट
बताऊं तो अपने स्टडी मटेरियल के हिसाब से लिखे गए पॉइंट्स के हिसाब से देता है। अगर आपने बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस में बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस वाला पॉइंट लिख दिया तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे वो पॉइंट रेलिवेंट भी हो। तो आपको वही पॉइंट्स लिखना है जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिए गए हैं। ऐसे ही की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पूछी गई हैं। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पूछी गई हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वर्ड पे फोकस करते हैं और उसके बाद की लाइन पे आप फोकस नहीं करते और आप कोई और आंसर लिख देते हैं किसी और क्वेश्चंस के लिए। और ऐसे थोड़े बहुत और भी हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं ये चैप्टर आपको अच्छे से कराऊंगा। इस चैप्टर को जब मैं पूरा करवा दूंगा तो आपको ये सारे डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे, कौन से पॉइंट में आपको क्या लिखना है, आपके पास उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे पहले है डिटेल्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। ये दिए हैं इंस्टीट्यूट ने अपने डिटेल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस ये आपको एक बार पढ़ने हैं। आपको अपने माइंड में लाना है कि ये चैप्टर किन किन चीज़ों से डील कर रहा है और ये आप सेल्फ रीडिंग करेंगे, नथिंग एल्स। बहुत बार नहीं पढ़ना, बस एक ही बार पढ़ना। सो नाउ सेकंड स्लाइड। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मेन आपका चैप्टर शुरू हो रहा है। तो की कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस से बताता है कि गवर्नेंस के की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ठीक है, सो आपको मैं इस पैराग्राफ में लिखे की पॉइंट्स बताता हूं जो आपको समझने हैं। तो देखिए, एक की पॉइंट है डिलीवर करता है गवर्नेंस स्टेक होल्डर्स को वैल्यू डिलीवर करता है। तो नॉट ओनली शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर मीन्स आपका कंज्यूमर, कस्टमर, हर एक को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज, सबको इसमें आ जाते हैं। उनको एक वैल्यू डिलीवर करनी है। गवर्नेंस का ये मतलब होता है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट है उनको ऑर्गेनाइजेशन को इस हिसाब से मैनेज करना है कि वो अपने स्टेक होल्डर्स को वैल्यू डिलीवर कर सके। दूसरा इसका मेन पॉइंट है कि ऑपरेट करना है विद इन वैल्यू एंड रिस्क पैरामीटर्स that are acceptable and advantageous। तीसरा ये बताता है कि जैसे मैंने कहा कि सीनियर मैनेजर को सब कुछ इंश्योर करना है, तो सीनियर मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि आप इन चीज़ों से डील करेंगे। सो अब आप ऐसा कीजिए, एक इमेजिन कीजिए, एक रियली एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा क्योंकि आज के टाइम में असल में इतनी एथिकल ऑर्गेनाइजेशन कोई है नहीं। तो उसमें जो सीईओ है आपकी एथिकल ऑर्गेनाइजेशन में, सीईओ है जो, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो वर्क करेंगे शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को वैल्यू डिलीवर करने को। ऑपरेट करेंगे वैल्यू एंड रिस्क पैरामीटर में जो एक्सेप्टेबल और एडवांटेजियस हो, मीन्स की सोसाइटी के हिसाब से अनएथिकल वर्क नहीं करना उनको। तो बस यही है, सीईओ एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है, एक राइट स्ट्रक्चर में बांधता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बनाता है। सो दिस इज व्हाट इट इज डीलिंग विद। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से डील करती है, वो है गवर्नेंस। तो अब गवर्नेंस वर्ड इस चैप्टर में आपको बहुत बार आएगा। तो जब भी गवर्नेंस वर्ड आए आपको उसको लिंक करना है ईडीएम से। सो ईडीएम क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए। ये गवर्नेंस की डेफिनेशन दी हुई है, इसके मैं आपको की पॉइंट्स बताता हूँ क्या है। ये एक ग्रीक वर्ड से बना है गवर्नेंस वर्ड। ग्रीक वर्ड, उसका मतलब था टू स्टीयर। ग्रीक वर्ड है गबर, GUBER। एक गबर करके ग्रीक वर्ड है जिससे बना है गवर्नेंस। उसका मतलब होता है टू स्टीयर। टू स्टीयर मीन्स टू मूव अहेड। ठीक है, ऑल प्रोसेस ऑफ गवर्निंग अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट नॉट बाय मीन्स द स्टेट लेवल गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन की जो गवर्नमेंट है, आपकी कंपनी की जो गवर्नमेंट है। गवर्नेंस टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है, उन जो प्रोसेस को वो डील करते हैं उनको बताना चाहा है इसमें। सो गवर्नेंस प्रोवाइड करता है मीन्स एंड मैकेनिज्म टू EDM,
अब मैंने आपको कहा ईडीएम को इसको याद करना है जब भी गवर्नेंस है, तो आपको बताता हूँ ईडीएम है क्या। ईडीएम मीन्स इवेल्युएट करना है ऑप्शंस को। जब भी कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेती है तो आपको पता है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उनके पास, तो उन वेरियस ऑप्शंस को वो इवेल्युएट करेगी, डायरेक्शंस देंगे अपने। जब इवेल्युएट कर लेगी ऑब्वियसली मैनेजमेंट, तो उनको ऑप्ट करना है उस ऑप्शंस को। उसके बाद अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको वो डायरेक्शन देंगे कि आपको इस ऑप्शंस के हिसाब से मूव करना है। उसके बाद कंप्लायंसेस को वो मॉनिटर करेगी कि हमने जो डायरेक्शंस दिए हैं हमारे एम्प्लॉयज उस हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट डील्स विद एंटरप्राइज गवर्नेंस। अभी आपने गवर्नेंस पढ़ा, अब है एंटरप्राइज गवर्नेंस। सेम चीज है गवर्नेंस। अब एंटरप्राइज गवर्नेंस का ये मतलब होता है जब आप वो गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को एंटरप्राइज के लिए लगाते हैं तो दैट इज एंटरप्राइज गवर्नेंस, नथिंग मोर देन दैट। ये है सेट ऑफ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जीक्यूटेड बाय बोर्ड एंड मैनेजमेंट। सो सी दिस इज इट, nothing more than that. So ये मैंने एक चार्ट बनाया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपने पहले गवर्नेंस पढ़ा, उसके बाद एंटरप्राइज गवर्नेंस पढ़ रहे हैं आप। अब एंटरप्राइज गवर्नेंस में भी आप दो टाइप की गवर्नेंस पढ़ेंगे, एक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एक है बिजनेस गवर्नेंस। मैंने कहा एंटरप्राइज गवर्नेंस में आप दो टाइप की गवर्नेंस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, इसके की पॉइंट्स देखते हैं। सो कॉर्पोरेट वर्ड से आप क्या समझते हैं? बड़े लेवल की कॉर्पोरेट लेवल, यानी कि सीईओ, सीएफओ लोग, उस लेवल की गवर्नेंस है ये। तो गवर्नेंस एज कॉर्पोरेट लेवल, बड़े लोगों के रोल्स एंड कॉम्पोजिशंस की बात होती है। यहाँ पे सीईओ, सीएफओ का क्या रोल है, उनका कैसे, वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर कौन कौन होंगे, ये कॉम्पोजिशंस हो गए बोर्ड ऑफ, उसको डिसाइड होता है सीईओ कौन होगा ऑर्गेनाइजेशन का, सीएफओ कौन होगा। तो इट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन मीटिंग द नीड ऑफ स्टेक होल्डर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। तो मैंने आपको बताया कि स्टेक होल्डर को वैल्यू डिलीवर करने में गवर्नेंस बिलीव करता है। तो अब कई बार क्या होता है, स्टेक होल्डर का वैल्यू डिलीवर करते हैं तो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट उसमें लूज हो जाता है, यानी कि शेयर होल्डर का मेन इंटरेस्ट है प्रॉफिट। तो हमें इस हिसाब से स्टेक होल्डर को वैल्यू डिलीवर करनी है कि शेयर होल्डर का इंटरेस्ट डिल्यूट ना हो जाए। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, बिजनेस गवर्नेंस। बिजनेस गवर्नेंस को हम परफॉर्मेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स देता है बिजनेस गवर्नेंस। टूल्स एंड टेक्निक्स कौन से देता है, अब आपको ये बताना होगा। एक आपने वर्ड सुना होगा बैलेंस स्कोर कार्ड, आपने सुना होगा MIS, आपने सुना होगा DSS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो हर ऑर्गेनाइजेशन इन टूल्स को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकती है, उनको ऑर्गेनाइजेशन की यूज के हिसाब से नीड करने के लिए। सो लेट्स सी की पॉइंट्स। यह है प्रोएक्टिव है अपनी अप्रोच में, फॉरवर्ड लुकिंग है, ये अपने आप को एक स्ट्रिक्ट रिजीम में नहीं बांधती। कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉप लेवल पे है तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि थोड़ा एक स्ट्रिक्ट रिजीम है, बट यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट रिजीम नहीं है। सो बाकी मैंने आपको बताया कि टूल्स एंड टेक्निक्स, बैलेंस स्कोर कार्ड, स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइजेज, MIS, DSS, इनको यूज करने को इसमें एनकरेज किया जाता है। सो अब आपने दो टाइप के गवर्नेंस पढ़े, उसमें ये थोड़ा सा पैराग्राफ एक इंस्टीट्यूट ने दिया है जो बताता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस लगा लीजिए आप, वो बताता है। तो इसके की पॉइंट्स पूरे पैराग्राफ को मैं आपको बताता हूँ। कन्फर्मेंस डायमेंशन जो है वो मॉनिटर किया जाता है ऑडिट कमेटी की, क्योंकि वो सीनियर लेवल का है। तो वो सीनियर लेवल मैंने आपको बताया कि
मॉनिटर करता है कॉन्टीन्यूस। तो वो मॉनिटर कौन करते हैं? वो सीनियर लेवल के जो CEO CFOs होते हैं, वो एक ऑडिट कमेटी बनाते हैं जो आपकी कंप्लायंसेस को मॉनिटर करते हैं। बट देयर इज़ नो सच डेडिकेटेड ओवरसाइट मैकेनिज्म इन परफॉर्मेंस डिवीजन या बिजनेस गवर्नेंस डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पे फुल बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक आप ये कह सकते हैं कि ऑडिट कमेटी जैसा है, कोई पर्टिकुलर वो डायमेंशन नहीं बनाया जाता जो कंप्लायंसेस को मॉनिटर करे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये डील करता है IT एंड गवर्नेंस की। तो गवर्नेंस आप CA कर रहे हैं तो आपको पता ही है, बट ये सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस से कैसे लिंक है ये वो बताता है। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? बहुत सिंपल है, आपके सामने मैंने 4 पॉइंट्स लाए हैं। आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में डे बाय डे IT का यूज़ बढ़ता जा रहा है। जस्ट छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, अब IT को यूज़ करके लोग बिलिंग करते हैं अपना, और भी सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। आजकल तो ऐप आ रही हैं, एंड्रॉयड की ऐप हो गई या और बड़ी सारी ऐप्स हो गई। तो IT का यूज़ दिन ब दिन ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ रहा है। खाली बिलिंग पर्पस से नहीं बल्कि और भी पर्पसेस से यूज़ होता है। आपका ऑर्गेनाइजेशन का छोटे से छोटा काम आजकल IT से लिंक है। PO बनने से लेकर आपकी सैलरी तक IT से लिंक हो रही है। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं, ERP वगैरह डेवलप होते हैं, SAP में काम होता है। तो IT का काम बहुत ज़्यादा लिंक हो गया। आप एक जगह बैठे हुए दूसरी जगह की फाइल को एक्सेस कर पाते हैं, मॉनिटर लिंकिंग होती है, लैन वैन। तो इसलिए IT को बहुत ध्यान से आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय करना होता है, डिप्लॉय करना होता है, ताकि ये ना हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएबल डाटा स्टील हो जाए या कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन को IT की वजह से बेनिफिट पहुंचने की जगह नुकसान हो जाए। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। ये बताता है बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस। आपको याद होगा शुरुआत में मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेनिफिट्स के ऊपर 3-4 क्वेश्चन है। बेनिफिट ऑफ गवर्नेंस, बेनिफिट ऑफ IT गवर्नेंस और बेनिफिट ऑफ गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज IT। तो ये है कॉन्सेप्ट जो डील करता है बेनिफिट ऑफ गवर्नेंस से। ये पहला क्वेश्चन है जो सिमिलर सॉर्ट ऑफ आपको साउंड करेगा। अब आपको ये बड़े सारे पॉइंट्स दिए हैं बेनिफिट ऑफ गवर्नेंस के लिए, पर आप इनको याद कैसे करेंगे? आप इनमें देखिए कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स मैं आपको याद करा दूंगा। आप उस पॉइंट्स के हिसाब से, वो मेजर वर्ड है, आपको अगर वो वर्ड याद रह गया तो आपको बाकी की पूरी स्टेटमेंट याद रह ही जाएगी। तो आपको उस हिसाब से इनको याद करना है और आगे बढ़ना है। तो इसके की पॉइंट्स आप देख लीजिए। तो मिशन के लिए मिशन एनकरेज किया डिजायर्ड बिहेवियर, प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया, तब जाके लाइफ में स्टेबिलिटी आई। और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एनेबल की। अब एक बार मैं आपको ये थोड़ा स्पीड से पढ़ के सुना देता हूँ। मिशन के लिए एनकरेज किया डिजायर्ड बिहेवियर को, प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया, तब जाके लाइफ में स्टेबिलिटी आई और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की। अब आपको एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिशन है, मान लीजिए एक कंपनी के प्रोसेस को आप अपनी CA फर्म में या अपनी फर्म में अकाउंटिंग प्रोसेस ले लीजिए, फुल अकाउंटिंग प्रोसेस, उसको आप आउटसोर्स करवाना चाहते हैं कि वो कंपनी आपको दे दे अपना अकाउंटिंग का। अब
क्लाइंट से पहले आपको अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना है कि आईटी को इस हिसाब से यूज़ करें, डिज़ायर्ड बिहेवियर में लाएं कि अकाउंटिंग डाटा जो क्लाइंट का है वो लूज़ ना हो, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है अकाउंटिंग डाटा। अब आपके पास वो प्रोसेस आ गया, अब आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे। जो आपका क्लाइंट का प्रोसेस है उसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे एक नए प्रोसेस को, क्लाइंट के प्रोसेस को जो आप पहले से डील नहीं कर रहे, आपको धीरे धीरे उसको सीखना है, तो शुरू में कोई दिक्कतें आएंगी, बट उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी और आप इफेक्टिवली डिसीजन ले पाएंगे एज टाइम के साथ साथ। तो अगला कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड आईटी गवर्नेंस। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको बता चुका हूँ, बड़े लेवल की गवर्नेंस है, और आईटी गवर्नेंस आईटी से रिलेटेड चीज़ों को गवर्न करने से लिंक करता है। तो सी corporate governance, as already told, is known as conformance, is related to role of CEO, CFO and composition of board of director। अब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो ही आईटी गवर्नेंस को सेट करते हैं, क्योंकि वही डिसीजन लेते हैं आईटी से रिलेटेड कि कौन सा सॉफ्टवेयर लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, कैसे आपकी हायरार्की सेट होगी। तो अलाइन करता है ये क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स को बिजनेस और आईटी के, ताकि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। ये दी है डेफिनेशन ऑफ आईटी गवर्नेंस, ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो IT governance is a system by which IT activities in an company में और enterprise are directed and controlled to achieve the business objective। So मैंने आपको यही किया कि अलाइनमेंट से डील करता है ताकि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, अलाइनमेंट से डील करता है ताकि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके और स्टेक होल्डर्स की ऑब्जेक्टिव को हम मीट कर सकें। यही इसकी डेफिनेशन भी आपको बताती है। So moving on to the next slide। अब है IT governance and governance of enterprise IT। इसको हम GEIT के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसमें 3 पॉइंट्स याद कीजिए। GEIT में आपको 3 पॉइंट्स याद करने हैं। पहला है कि IT रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको याद करना है EDM। तो मैंने आपको पहले ही कहा है जहाँ पे भी गवर्नेंस वर्ड आए वहाँ पे आपको EDM से उसको लिंक करना है। तीसरा आपको लिंक करना है EAC से। तो हम पहले पॉइंट से आपको बताते हैं क्या है। IT गवर्नेंस refers to a system in which directors of enterprise, कुछ गलत हो गया, refers to a system which directs the enterprise। IT के रिलेटेड IT के रिलेटेड कॉन्सेप्ट से डील करता है, जिसमें डायरेक्टर्स ऑफ एंटरप्राइज इवेल्युएट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और मॉनिटर करते हैं IT की मैनेजमेंट को, और ना खाली मैनेजमेंट का बट उसकी इफेक्टिवनेस, अकाउंटेबिलिटी और कंप्लायंस को भी। तो गवर्नेंस मैंने आपको बताया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस पे भी फोकस करता है। तो IT इफेक्टिवली चल रहा है, अगर कोई उसमें गलती हुई है तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कंप्लायंसेस फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उन सब से डील करता है। उसको इवेल्युएट करता है, डायरेक्ट करता है और मॉनिटर करता है। और ये सारा काम कौन करते हैं? डायरेक्टर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। सो एक बार दोबारा से पढ़िए। IT गवर्नेंस refers to the system in which directors of enterprise evaluate, direct and monitor IT management, effectiveness, accountability and compliance। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ये डील करता है की प्रैक्टिसेस। मैंने आपको बताया बहुत सारे पॉइंट हैं की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के, बट ये वाला की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं है। आप इसमें क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, की प्रैक्टिसेस है। तो ये आपको एक फोकस पॉइंट बनाना है आपका जब आपके पास क्वेश्चन आए।
तो इसको याद करने का क्या तरीका है जब ये क्वेश्चन है कि प्रैक्टिसेस टू डिटरमाइन स्टेटस ऑफ आईटी गवर्नेंस। तो देखिए इस स्लाइड में एक डाइसेस बने हुए हैं जिसपे लिखा है हु, व्हेन, व्हाई, व्हाट, मे, व्हाट, हाउ, वेयर। सो इसके सारे पॉइंट्स ही हैं हु, हाउ, व्हाट, हाउ। सो इसमें आप कैसे डील करेंगे। हु में क्या है, सबसे पहले हु मेक्स द डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड एग्जीक्यूटिव डिसीजन, डिसीजन कौन लेता है। दूसरा आप देखेंगे हाउ डिसीजन आर मेड, वो डिसीजन लिए कैसे जाते हैं, कौन लेता है, कैसे लिए जाते हैं। अब व्हाट में देखेंगे दो हैं, व्हाट एंड व्हाट। सो व्हाट में दो को आपको कैसे याद रखना है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड। तो व्हाट के साथ आप जहाँ पे भी अपने नोट्स बना लीजिए, दो वर्ड लिखे व्हाट, इंफॉर्मेशन, मैकेनिज्म। तो आपको पता है कि पहले पॉइंट में आप व्हाट के साथ इंफॉर्मेशन को लिंक करेंगे, व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, और दूसरे वर्ड में आप लिंक करेंगे व्हाट डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड। सो आगे जाके आप देखेंगे हाउ के दो पॉइंट है, हाउ एक्सेप्शंस आर हैंडल्ड एंड हाउ गवर्नेंस रिजल्ट एंड मॉनिटर, हाउ गवर्नेंस रिजल्ट्स आर मॉनिटर एंड इम्प्रूव, उनको मॉनिटर कैसे किया जाता है और अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। अब आप देखिए अगला कॉन्सेप्ट, बेनिफिट्स। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एक और सिमिलर साउंडिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे उनके बेनिफिट्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पे डील करते हैं बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस। सॉरी। अब आप इसमें देखिए मैंने इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। एक्चुअली आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 3 पॉइंट्स नहीं हैं, हर पॉइंट के अंदर और सब पॉइंट्स हैं। तो ये उसकी बेसिक जिस्ट है कि पहले किस चीज़ से वो रिलेट कर रहा है। तो आप देखिए सबसे पहले इंक्रीज से रिलेटेड 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे स्टडी मटेरियल में। इंक्रीज करता है वैल्यू डिलीवरी को थ्रू एंटरप्राइज आईटी। दूसरा इंक्रीज करता है यूजर सेटिस्फेक्शन विद आईटी सर्विसेज। इंक्रीज करता है 2 चीज़ों को, वैल्यू डिलीवरी और यूजर सेटिस्फेक्शन। दूसरा पॉइंट देखिए, ये आपको याद करने के लिए मैं इस हिसाब से कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि बेनिफिट ऑफ आईटी गवर्नेंस आएगा अगर क्वेश्चन तो आपको कैसे लिखना है। आपको याद रहेगा 2 पॉइंट इंक्रीज के लिखने हैं, 4 पॉइंट इम्प्रूव के लिखने हैं, 3 पॉइंट बेटर एनेबलर फॉर रिसोर्सेज के लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब आपका इंक्रीज के 2 पॉइंट हो गए, वैल्यू डिलीवरी और यूजर सेटिस्फेक्शन। दूसरा आपको याद करने के लिए इम्प्रूव ARTI, आरती को इम्प्रूव करता है, यानी कि आरती करने के तरीके को इम्प्रूव नहीं करता या किसी लड़की को इम्प्रूव नहीं करता जिसका नाम आरती है। बट आरती मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है, आप देखिए एजिलिटी, रिस्क, ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रेट। तो ARTI। ठीक है, एजिलिटी क्या होता है, इन सपोर्टिंग बिजनेस नीड। ठीक है, एजिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस इन सपोर्टिंग बिजनेस नीड। सो दूसरा आर से है रिस्क मिटिगेशन, रिस्क को मिटिगेट करता है यानी कि रिड्यूस करता है। तीसरा ट्रांसपेरेंसी लाता है बिजनेस के और आईटी के उसमें कि आईटी की कंट्रीब्यूशन क्या है बिजनेस के लिए, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लाता है। तो चौथा आई से है इंटीग्रेट करता है लॉज एंड रेगुलेशंस, क्योंकि आप देख रहे होंगे बड़े सारे लॉज हैं, कोई इंटरनल ऑडिट के लॉ हैं, कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट के लॉ हैं, कोई कॉबिट है, बहुत टाइप के लॉ हैं जो आईटी गवर्नेंस को डील करते हैं। तो उन सबको इंटीग्रेट करता है आईटी का गवर्नेंस ताकि सारे लॉ फॉलो हो सकें, ये ना हो कि एक लॉ के चक्कर में कोई दूसरा लॉ छूट रहा है। अब तीसरा इसमें मैंने आपको याद करने के लिए किया बेटर एनेबल्ड रिसोर्सेज। एक्चुअली में ये 3 पॉइंट्स के मेन जिस्ट हैं ताकि आपको याद रहे। तो बेटर से क्या है, बेटर कॉस्ट परफॉर्मेंस देता है। एनेबल्ड से क्या है, एनेबलर फॉर चेंज। और रिसोर्सेज से क्या है, ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ आईटी रिसोर्सेज। तो आई सपोज इससे आप याद कर पाएंगे कि बेनिफिट ऑफ आईटी गवर्नेंस क्या है, इंक्रीज, इम्प्रूव, ARTI और बेटर एनेबल्ड रिसोर्सेज। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, आप सब पॉइंट अपने बना लेंगे इससे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। For every defined benefit it is critical to ensure
अभी आपने बेनिफिट्स देखे आईटी गवर्नेंस के, सी तो ये डिफाइंड बेनिफिट्स हैं। अब इन सारे बेनिफिट्स के लिए कुछ चीज़ें हैं जो क्रिटिकल है इंश्योर करवानी, वो क्या है आपको दिखा दें। ये पॉइंट्स हैं जो आपको इंश्योर करने ही करने हैं ऊपर दिए गए बेनिफिट्स के लिए। तो इसमें देखिए मैंने कुछ वर्ड्स रेड में हाईलाइट करे हुए हैं, आपको उनको लिंक करना है, वो याद रखने जरूरी है। उसके बाद आप उस पॉइंट को अपने आप लिख सकते हैं। सो ओनरशिप आपको याद करने का तरीका बना रहा हूँ, इसको जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं इसको लिख लीजिएगा। ओनरशिप इज लिंक टू टाइमली रिस्क एजम्पशन एंड टेकिंग एम्बिगुअस मेजर्स। सो देखिए सब कुछ आ गया इसमें। ओनरशिप इज लिंक टू टाइमली रिस्क एजम्पशंस एंड टेकिंग एम्बिगुअस मेजर्स। तो अब देखिए मैंने बोला था टू टाइमली, तो टाइमली मैंने 2 बार इसलिए बोला क्योंकि 2 बार टाइम वाला पॉइंट्स आ रहा है। ओनरशिप इज लिंक टू टाइमली रिस्क एजम्पशंस एंड एम्बिगुअस मेजर्स, ये आपका याद करने का तरीका हो गया। आप पॉइंट्स को देख लेते हैं एक बार। ओनरशिप डिफाइन होनी चाहिए और एग्री होनी चाहिए। इट इज़ रेलिवेंट एंड लिंक टू बिजनेस, तो बिजनेस से ऑब्वियसली लिंक्ड होना चाहिए आपके आईटी डिसीजन, तभी वो ठीक रहेंगे। द टाइमिंग ऑफ रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट शुड बी रियलिस्टिक, ये ना हो कि बेनिफिट इतना लेट मिल रहा हो आईटी का कि तब तक उसका कोई फ़ायदा ही ना हो। टाइमली का दूसरा पॉइंट भी हम साथ में देख लेते हैं। टाइमली और एक्यूरेट डाटा अवेलेबल होना चाहिए। रिस्क में अब बचा रिस्क एजम्पशंस एंड एम्बिगुअस मेजर्स। तो रिस्क एजम्पशंस का पॉइंट है द रिस्क एजम्पशंस एंड dependency associated with this risk realizations of benefit are understood correct and current, यानी कि करेक्टली आपको रिस्क को एज्यूम करना है। डिपेंडेंसीज कहाँ हैं आपके आईटी की, उसके बेनिफिट हैं, वो अंडरस्टूड करेक्टली होने चाहिए। So let's move on to the next slide. यह है गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी। पहले आपने आईटी गवर्नेंस पढ़ा था, यह है गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी। तो ये यहाँ पे आप फोकस रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी पूछा गया या आईटी गवर्नेंस पूछा गया। अब आप कहेंगे कि ये सिमिलर साउंडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हाँ सिमिलर साउंडिंग भी हैं और असल में सिमिलर भी हैं। ये एक टाइप से सबसेट ही हैं, एक दूसरे के सबसेट हैं और पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो जीईआईटी क्या है? सबसेट है कॉरपोरेट गवर्नेंस का, यानी कि जहाँ पे सीईओ सीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं उसका सबसेट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करता है, ये आप देखेंगे ये सेकंड पॉइंट से डील कर रहा है। थर्ड पॉइंट आपका कहता है प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर आईटी गवर्नेंस, तो उसकी फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाता है। आईटी आ ही रहा है तो इतना तो आप समझ गएंगे, गवर्नेंस भी आ रहा है तो। डिफाइन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को, यानी एक तरह से हायरार्की सेट कर देता है। ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की आप समझ सकते हैं कि टॉप लेवल पे कौन होगा, उसके नीचे कौन होंगे, उनके नीचे कौन होंगे, उसको डिफाइन करता है गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बताता है और उनकी अथॉरिटी को भी बताता है कि आपके पास ये एक्शन लेने की अथॉरिटी है, ये एक्शन लेने की अथॉरिटी आपके पास नहीं है। तो हर एक चीज को प्रॉपरली डिफाइन करता है। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। अगली स्लाइड है बेनिफिट्स। वापस से बेनिफिट्स आ गए। बेनिफिट्स ये भी सिमिलर साउंडिंग क्वेश्चन है। बेनिफिट्स यहाँ पे हैं जीईआईटी के, इसको मैंने ऐसे आपके सामने प्रेजेंट किया है। आपको ऑब्वियसली अपनी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को साथ में रखना ही रखना है। सो यहाँ पे भी मैंने कुछ वर्ड्स रेड में हाईलाइट किए हैं। पहला वर्ड हो गया जैसे अलाइन, इनलाइन, इफेक्टिवली एंड ट्रांसपेरेंटली, लो एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और आखिरी पॉइंट में कुछ नहीं हाईलाइटेड ऑब्वियसली।
अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? आपको ये वर्ड्स को याद रखना होगा। इसमें अलाइन के साथ लिंक करो इन लाइन, इफेक्टिवली एंड ट्रांसपेरेंटली लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट को अलाइन करना है, वो भी इन लाइन में खड़े होगा। ठीक है, ओके। सो अलाइन वाला पॉइंट क्या है? कंसिस्टेंट अप्रोच इंटीग्रेटेड एंड अलाइन विद बिजनेस स्ट्रेटेजी, यानी कि बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ अलाइंड होनी चाहिए आपकी आईटी स्ट्रेटेजी। ये आप पहले भी 2-3 बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो आईटी डिसीजन जो भी लेंगे वो इन लाइन होने चाहिए बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ। पहले आपने देखे कि अलाइन होने चाहिए, ये हो गया इन लाइन, दोनों सेम पॉइंट हैं, बट आपको ये 2 पॉइंट लिखने होंगे आपको स्कोर करना है। तो उसमें कुछ नहीं किया जाता है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जैसे दिया गया आपको वो करना पड़ेगा। सो अलाइन इन लाइन इफेक्टिवली एंड ट्रांसपेरेंटली लॉ के रेगुलेशंस पूरे होने चाहिए, ये आपको याद करने का तरीका हो गया। सो इफेक्टिवली एंड ट्रांसपेरेंटली वाला पॉइंट है आईटी रिलेटेड प्रोसेस आर ओवरसीन इफेक्टिवली एंड ट्रांसपेरेंटली, यानी कि आईटी के प्रोसेस को एक कंप्लाइंस करना। ओवरसीन से वही पॉइंट हो गया कि उसके कंप्लाइंस को इफेक्टिवली और ट्रांसपेरेंटली मॉनिटर करना, कंफर्म करना है कि लीगल रेगुलेशंस और रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं, इंश्योर करना है कि दैट गवर्नमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर बोर्ड मेंबर्स आर मेट। So align, inline, effectively and transparently legal regulatory requirements और ensure करना है governance requirement for board members are met, यानी कि governance की requirement जो board member के रिगार्ड में होनी चाहिए वो मीट कर रही हो। ये ना हो कि board member कुछ अलग तरीके से असाइन हुए हैं। So let's move on to the next slide. So ये आता है की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ऑफ GEIT। तो मैंने आपको शुरू की एक स्लाइड में बताया था कि की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वाले बोर्ड पॉइंट होंगे। फिर आपका एक क्वेश्चन आया था की प्रैक्टिसेस वाला, हु हाउ व्हाट वाला। अब एक क्वेश्चन आ रहा है की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस वाला। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जब भी गवर्नेंस वर्ड आए तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो चीज़ है EDM, इवेल्युएट करना, डायरेक्ट करना और मॉनिटर करना। बड़े सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट करना है, उसके बाद डायरेक्शन देनी है उन ऑप्शन जो सिलेक्टेड ऑप्शन है उसके हिसाब से, फिर कंप्लायंस को मॉनिटर करना है। तो यही है कि गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस और क्यों है, कैसे है, इसके बारे में इसके बारे में बताया गया। पढ़ लिया आपने? तो बड़े सारे फ्रॉड कमिट किए थे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड की लार्ज ऑर्गेनाइजेशन थी वो। स्पेसिफिकली बताऊं तो अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स कमिट हुए थे। तो उसके बाद ऐसे स्टेप्स लिए गए थे कि गवर्नेंस को ऐसे डिफाइन किया जाए कि ये फ्रॉड्स को हम रोक सकें। तो दिस इज व्हाट इज लिंक्ड विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आपने देखा होगा SOX कंप्लायंस आए थे, इंडिया में क्लॉज 49 आया था, ऐसे बड़े सारे कंप्लायंसेस लाए गए थे कि जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लिंक किया जाए, ताकि जो फ्रॉड्स ऑलरेडी हो चुके हैं वो फ्यूचर में दोबारा से रिपीट ना हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर से बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स ही हैं, बट आप कह सकते हैं कि उनको डिफाइन किया गया, मीन्स डिफाइन लेवल के। तो ये बताता है बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस डील कर रहा है कि जो ऑलरेडी आपके फ्रॉड्स हो चुके हैं वो अब दोबारा ना हो, तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस और भी डिफाइंड की जाएंगी ताकि उन चीज़ों को रोक सकें। तो वो क्या है?
ठीक है, तो आप देख रहे होंगे वापस से मैं इसमें लाऊंगा कुछ पॉइंट्स जो हैं हाईलाइटेड विद रेड वर्ड्स। पहला पॉइंट था इनकॉर्पोरेट करता है हायरार्की को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की बनाता है। दूसरा पॉइंट था मैकेनिज्म बनाता है इंटरेक्शन का मैनेजमेंट, ऑडिटर और डायरेक्टर का। तीसरा पॉइंट लिंक करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो वो उस फ्रॉड को पकड़ा जा सके। चौथा पॉइंट है स्पेशली मॉनिटरिंग, तो फ्रॉड पकड़ना है तो स्पेशल मॉनिटरिंग होनी ही चाहिए। अगला पॉइंट है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के इनिशिएटिव्स को एक्ट इन डिजायर मैनर में, यानी कि सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं तो उसको डिजायर मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें डिजायर मैनर में एक्शंस लिए जाएं, उससे रिलेट करता है ताकि फ्रॉड ना हो और जैसा लॉ है उसी हिसाब से काम किया जाए। अगला होता है इंफॉर्मेशन फ्लो प्रॉपर हो कि आपने पहले पॉइंट में देखा कि हायरार्की बनाई गई है तो इंफॉर्मेशन फ्लो उसी हायरार्की के हिसाब से होना चाहिए। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? आप ये लिख सकते हैं मैकेनिज्म फॉर इंटरैक्शन should be made in accordance with hierarchy and there should be a special monitoring of internal control system and initiatives should be given for correct information flow। तो आप इसको इस हिसाब से याद कर सकते हैं। इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट रेड हाईलाइटेड वर्ड आ गए, उसके बाद आप इन वर्ड्स को से लेके अपने पॉइंट्स बना सकते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, आप लिख लीजिए मैकेनिज्म फॉर इंटरैक्शन शुड बी मेड in accordance with hierarchy and there should be special monitoring of internal control system and initiatives should be given for correct information flow। I hope आपने लिख लिया होगा। Let's move to the next slide। आपने नहीं लिखा तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, दोबारा लिख सकते हैं, बैक कर सकते हैं। अगली स्लाइड डील करती है ERM से, यानी कि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट से। रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि रिस्क को मैनेज करना। रिस्क को मैनेज कैसे किया जाएगा? रिस्क को रिड्यूस करके ही रिस्क को मैनेज किया जाएगा। तो रिस्क की रिडक्शन रिस्क को मिटिगेट करने की स्ट्रेटजीज से डील करता है। जैसे मैंने आपको शायद ये नाम पहले भी लिए, SOX क्लॉज 49 सेबी रेगुलेशंस आई थी ताकि फ्रॉड से रोके जा सकें, तो ये उन सारी चीज़ों से डील करता है। कोसो क्या है? कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइंस दी हैं SOX में, जिससे हम डील कर सकते हैं, जिससे रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है। ये आपको एक बार पढ़ना है, सिंपल सा है। आई थिंक इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। SOX क्लॉज 49 कोसो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की समरी देता है। ये एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क है और एक ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये रिस्क के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज एंड इफेक्टिव वैल्यू क्रिएशन से भी डील करता है। यानी कि खाली रिस्क वर्ड आ रहा है तो ये नहीं कि ये खाली रिस्क से ही डील कर रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज से भी डील करता है ताकि आप उन अपॉर्चुनिटीज को विद होल्ड करो, उनको ग्रैब कर सको और उससे एक वैल्यू क्रिएट कर सको। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये डील करता है इंटरनल कंट्रोल से। आपने पहले ही देखा कि फ्रॉड से हम डील कर रहे थे। फ्रॉड्स के लिए इंटरनल कंट्रोल जरूरी है, फ्रॉड को रोकने के लिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। तो पहले एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट हो गया, अगला पॉइंट आ रहा है इंटरनल कंट्रोल। अब एक डेफिनेशन आएगी आपके सामने, उस पर आपको फोकस करना है। बहुत बड़ी डेफिनेशन है ये, आप उसको ब्रेक करके याद कीजिए। और ये ऑब्वियसली एक आपको पूरी डेफिनेशन ऐसे ही याद करनी पड़ेगी क्योंकि इट्स अ सेट डेफिनेशन। तो आप देखें डेफिनेशन कहती क्या है। द SEC क्या है? यूएस की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने ये डेफिनेशन दी है इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। अब अगर एक इंस्टीट्यूट ने कोई डेफिनेशन दी है तो उसको आप अपने हिसाब से मोल्ड करके नहीं लिख सकते, आपको वैसा ही लिखना है जैसी वो डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या है?
इंटरनल कंट्रोल की। सो व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? इसको आप ऐसे ब्रेक कीजिए, एक प्रोसेस है डिजाइन्ड बाय और अंडर सुपरविजन ऑफ द कंपनीज प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव एंड प्रिंसिपल फाइनेंशियल ऑफिसर और अ पर्सन परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, यानी कि प्रोसेस है और डिज़ाइन किसने किया? प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव्स ने या कोई और बंदा जो ऐसी सिमिलर फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि टॉप लेवल पे है। एंड इफेक्टेड बाय कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। इसको इफेक्ट और इन इफेक्ट कौन कौन कर सकते हैं, यानी कि ये नहीं कि जो डिज़ाइन कर रहा है एक सिंगल पर्सन है, खाली उसी ने डिज़ाइन कर दिया और काम खत्म हुआ। ये भी पर्सन है जो उसके डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। क्यों है? टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस regarding reliability of financial reporting and preparation of financial statement for external purpose in accordance with generally accepted accounting principle, यानी कि GAAP। यानी कि एश्योरेंस देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है और उनकी प्रेजेंटेशन सही से की गई है गैप के अकॉर्डिंग में। एंड इंक्लूड करता है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट नंबर 1 pertains to the maintenance of record accurately reflect the transactions and एसेट डिस्पोजिशन, यानी कि ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रही हैं, एसेट अगर कोई डिस्पोज किया है उसको एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करा गया है। दूसरा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स से डील करता है और तीसरा है प्रोवाइड एश्योरेंस रिगार्डिंग प्रिवेंशन एंड टाइमली डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्विजिशन, यूज और डिस्पोजिशन ऑफ कंपनीज मटेरियल एसेट्स। सो अपने इन चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है। आई होप आप एक बार दोबारा से डेफिनेशंस को पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में इसको एक बार लिख लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इसको इसी हिसाब से ब्रेक करके लिख लीजिए या अपनी बुक में ही इस हिसाब से इसको किसी तरह से आप पॉइंट्स को डिवाइड कर लीजिए ताकि आपको बताओ कैसे इसको ब्रेक करके रीड करना, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अगर आप पूरी डेफिनेशन को एज इट इज़ रीड करने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि आपको पूरी याद करनी है। तो इसको एक बार ध्यान से देखिए, ब्रेक कीजिए और उस हिसाब से आगे बढ़िए। सो आई होप आप वीडियो पॉज करके इसको ब्रेक कर चुके होंगे डेफिनेशन को। अब हम अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है? अंडर द फाइनल रूल, अभी आपने पढ़ा होगा SEC ने एक फाइनल रूल दिया, तो ये वही फाइनल रूल है। अ कंपनीज एनुअल रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड, एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जब बनती है उसमें क्या होना चाहिए? इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। डेट कंटेन, जो ये कंटेन करेगी, यानी कि फाइनल रूल जो हमने डिफाइन किया उसके हिसाब से जब आपकी कंपनी की एक एनुअल रिपोर्ट बनेगी उसमें इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट की होनी ज़रूरी है। अब वो मैनेजमेंट की इंटरनल रिपोर्ट क्या कंटेन करेगी, ये देखिए। स्टेटमेंट होगी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल उनको लगाना है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, तो मैनेजमेंट एक स्टेटमेंट देगा दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। दूसरा क्या है? स्टेटमेंट होगी आइडेंटिफाई करने की फ्रेमवर्क यूज बाय मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट ने क्या फ्रेमवर्क यूज़ किया है इंटरनल कंट्रोल को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी स्टेटमेंट होगी। वो बताएगी हमने ये फ्रेमवर्क किए हैं, ये पॉइंट यूज़ किए हैं हमने इंटरनल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तीसरा पॉइंट मैनेजमेंट के असेसमेंट के बारे में बताएगा कि मैनेजमेंट ने असेस किया, उसके कंप्लायंस किया, उसको मॉनिटर किया, उसके बारे में बताएगा। चौथा पॉइंट ऑडिटर के बारे में कि ऑडिटर अपनी ओपिनियन देगा कि मैनेजमेंट ने जो इंटरनल कंट्रोल को असेस किया है वो सही किया है कि नहीं किया। अब आप इसमें देख सकते हैं याद करने के लिए कि 2 पॉइंट आ रहे हैं जो डील कर रहे हैं स्टेटमेंट से और 2 पॉइंट आ रहे हैं जो डील कर रहे हैं असेसमेंट से। तो स्टेटमेंट के 2 पॉइंट हैं और 2 पॉइंट असेसमेंट के, और असेसमेंट में 1 पॉइंट मैनेजमेंट असेसमेंट का और एक है ऑडिटर की ओपिनियन ऑन मैनेजमेंट
सी स्टेटमेंट, असेसमेंट, मैनेजमेंट असेसमेंट एंड ऑडिटर असेसमेंट, इसको आप याद करने के लिए यूज कर सकते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. So this is dealing with responsibility of implementing internal control. अभी ही आपको जस्ट पिछली स्लाइड में आपको बताया कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये वही बता रहा है. इसमें बस ये लिखा है कि जो SOX आए थे उसने CEO और CFO को पर्सनली और क्रिमिनली लाइबल बना दिया अगर वो इफेक्टिवली इंटरनल कंट्रोल नहीं लगाएंगे. और ये रीजनेबल एश्योरेंस है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे ही नहीं सकते. यानी कि कोई ना कोई छोटा मोटा फ्रॉड अगर कोई कर जाए ऑर्गेनाइजेशन में, या अकाउंटेंट कर जाए या सेल्स पर्सन कर जाए, तो आई मीन इतना भी इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं लगा सकती. तो रीजनेबल एश्योरेंस देनी है, इसके लिए उसको क्रिमिनली और लीगली लाइबल करा है पर्सनली. किसको? CEO और CFO को. ये अगली स्लाइड पर चलते हैं. आपने पिछली स्लाइड में देखा था SOX से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट था. इस स्लाइड में पॉइंट है COSO से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल का. तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं. एज पर COSO, इंटरनल कंट्रोल comprises of 5 इंटर-रिलेटेड एलिमेंट्स. और उस 5 इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स को याद करने का तरीका है ICRAM, ICRAM. ये मेथड आपने अगर ऑडिट की क्लास ली होगी तो आपने सुरभि मैम से अगर ऑडिट की क्लास ली होगी तो आपको पता होगा, ऑलरेडी ये मेथड पता होगा क्योंकि ये ऑडिट में भी है. तो अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या हैं वो आप देख लीजिए. कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग. सो I से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, C से कंट्रोल एनवायरनमेंट, R से रिस्क असेसमेंट, A से कंट्रोल एक्टिविटी और M से मॉनिटरिंग. सो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं. जब भी इंटरनल कंट्रोल एज पर COSO आए तो आपको ICRAM याद रखना है. उसके बाद इसके पॉइंट्स को आपको याद करना है. तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप देखेंगे फॉर एवरी बिजनेस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन नीड टू डेवलप एंड मेंटेन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट. हर बिजनेस प्रोसेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, मेंटेन करना है एक कंट्रोल एनवायरनमेंट को. उसके बाद अगला आता है रिस्क असेसमेंट को. ईच बिजनेस प्रोसेस कम्स विद रिस्क एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड असेसमेंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस. ऑब्वियसली रिस्क को असेस करने से डील करता है. हर बिजनेस प्रोसेस के साथ एक रिस्क आता है और उसको असेस करना ही करना. कंट्रोल एक्टिविटीज़ उन एक्टिविटीज़ से डील करती है जो आपने कंट्रोल के लिए लगाई हैं ताकि आप बिजनेस के प्रोसेस को कंट्रोल कर सकें, वो वाली एक्टिविटीज से डील करता है. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एसोसिएटेड है विद कंट्रोल एक्टिविटीज एंड नीडेड टू कंट्रोल बिजनेस प्रोसेस. एंड आर नीडेड टू कंट्रोल बिजनेस प्रोसेस होगा. आर लिखना शायद स्लाइड में मिस हो गया है. एंड आर नीडेड टू कंट्रोल बिजनेस प्रोसेस. मॉनिटरिंग ऑब्वियसली मॉनिटरिंग से डील करता है. उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है. सिंपल पॉइंट आप कर सकते हैं. आई बिलीव यू आप कर सकते हैं. सो अगले पे आते हैं. SOX हो गया, COSO हो गया. अगला डील करता है SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से. ये 4 पॉइंट्स हैं. तो
देखिए आप इसको पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मतलब पालकों यहाँ समझने का कुछ भी नहीं है, बट आसान समझ के इसको लाइटली मत ले लेना कि याद ही ना करो, आपको याद तो करना होगा। आसान सा है कि क्लोज 49 लिस्टिंग एग्रीमेंट जो सेबी ने इशू किया था वो क्या करता है, ये मैंडेट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना मैंडेट कर देता है ये mandates the implementation of enterprise risk management, holds the senior member responsible for implementation of internal control। यानी कि आपने पहले भी देखा था कि SOX में भी था ये पॉइंट कि सीनियर मेंबर को रिस्पॉन्सिबल करता है कि इंटरनल कंट्रोल आपने इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद इट ऑल्सो प्रोवाइड एक्सटर्नल ऑडिटर सर्टिफिकेशन। एक्सटर्नल ऑडिटर से भी सर्टिफिकेशन लेनी है, आपने देखा होगा स्टैट ऑडिट्स होते हैं, तो ये एक्सटर्नल ऑडिटर सर्टिफिकेशन से भी डील करता है। इट मे बी नोटेड दैट द कोसो एंड कॉबिट टुगेदर हैव बीन, कोसो और कॉबिट आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा कॉबिट का, आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से देखना है। तो टुगेदर हैव बीन इंटरनेशनली यूज्ड एज बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रेमवर्क फॉर कंप्लाइंग विद SOX। अब मैं ये हाइलाइटर हटा देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही वियर्ड सी ड्राइंग बन गई है इस पे। ओके, वी विल स्टिक टू एरो ओनली। ओके, विजिबल भी है एरो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। This is dealing with role of IT in enterprises. So, आपने देखा अभी काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स से टॉपिक से आप गुजर चुके हैं। पहला चैप्टर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपको मेरी ये वीडियो को बार बार सुनना होगा, आपको एनालाइज करना होगा मैं जो बोल रहा हूँ वो क्यों बोल रहा हूँ, उसको आपको अपने नोट्स में उस हिसाब से लिखना होगा। आपको अपनी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को भी उस हिसाब से मोल्ड करना होगा जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप बाद में जब पढ़ेंगे आपको आसानी से याद हो सके। बहुत मुश्किल चैप्टर है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। आगे के चैप्टर्स आसान है, उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, मैं जानता हूँ इसमें आपको दिक्कत आ रही होगी, बट आपको ये करना होगा। अच्छे से आप अपना स्टडी मटेरियल मेंटेन करना, अच्छे से आप अपने नोट्स बनाना, दोनों को साइड बाय साइड रखना होगा आपको, और उस हिसाब से आपको अपनी रिवीजन देनी होगी। आपको ये मेरे फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस बार बार देखनी होगी। ये मैं वीडियोस यूट्यूब पे फ्री में अपलोड करूँगा, आप बार बार यूट्यूब से देख सकते हैं। आई थिंक यूट्यूब ऑफलाइन वीडियोस की ऑप्शंस देता है, तो आप ऑफलाइन करके इनको बार बार देख सकते हैं। अपने नोट्स उस हिसाब से बनाइए, पॉज कीजिए, बैक करके देखिए, बार बार आपको उन पॉइंट्स पे फोकस करना होगा। एक बार में आपको समझ आने में दिक्कत होगी, मैं जानता हूँ ये बात। तो अभी आपने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स कर लिए हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक कर लिए हैं। अब एक आसान सा टॉपिक करते हैं जो है रोल ऑफ IT इन एन एंटरप्राइजेस। सिंपल सी बात है, आजकल वर्ल्ड डिजिटाइज हो रहा है, एंटरप्राइज IT डाटा प्रोसेसिंग के लिए ही खाली IT को यूज़ नहीं कर रहे, बट डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग मतलब स्ट्रेटेजिक और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है। डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन से डील करता है। मैंने आपको पहले बताया MIS और DSS के बारे में, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें जो स्टाफ होता है वो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये आप लगा लीजिए कि डाटा को इस हिसाब से स्टाफ कंसोलिडेट करके मैनेजमेंट तक पहुंचाता है, जिससे मैनेजमेंट को देखने में आसानी हो और एक लुक में उस डाटा को देख के वो समझ सकें। यानी कि समझ लीजिए एक एक्सेल के डाटा को एक पाइवट टेबल में कन्वर्ट करके मैनेजमेंट तक पहुंचाया, ताकि मैनेजमेंट क्विक लुक में उसको समझ सके। मैनेजमेंट में जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरे डाटा को पढ़ें, तो उसको एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में ढालने को MIS कहते हैं। एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, यानी कि जो डिसीजन लेने में मदद करे उस चीज़ से रिलेट करता है। इट हैज़ नॉट ओनली ऑटोमेटेड द बिजनेस बट ट्रांसफॉर्म द वे बिजनेस इज डन। बिजनेस को IT ने खाली ऑटोमेट नहीं किया बल्कि ट्रांसफॉर्म ही कर दिया पूरा तरीका जिससे IT की जाती है। टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो
impacted the way internal control are implemented. तो टेक्नोलॉजी के साथ फ्रॉड्स के तरीके बदले तो ये सब बदला कि इंटरनल कंट्रोल कैसे किया जाएगा. तो बस सिंपल सा पॉइंट आप समझ गए होंगे. अगली चीज़ है बिजनेस स्ट्रेटजी एंड आईटी स्ट्रेटजी. सो ये भी सिंपल सा पॉइंट है. आईटी स्ट्रेटजी इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी. आपको ये याद करना है. आई थिंक मैं पढ़ूंगा और आपको समझ में आ जाएगा. आईटी इज़ नाउ इंटरनल पार्ट ऑफ बिजनेस. दस इंटीग्रेटिंग इंटरनल स्ट्रेटजी बिजनेस स्ट्रेटजी मस्त. दोनों को अलाइन करना मस्त है. अलाइनमेंट का पॉइंट आप पहले भी बहुत सारे पॉइंट्स में देख चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स में आ चुका है. आईटी इज़ इफेक्टिंग द वे इन विच बिजनेस इज स्ट्रक्चर मैनेज एंड ऑपरेटेड. मैं आपके साथ जो पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ वो ले आता हूँ. एक्चुअली सारे पॉइंट्स इकट्ठे ले आता हूँ. वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक डेवलपमेंट इज फ्यूजन ऑफ आईटी विद बिजनेस स्ट्रेटजी. ये भी वही है, अलाइनमेंट से ही रिलेटेड है. तो आई होप आप समझ गए होंगे. अगली स्लाइड पे चलते हैं. आईटी स्टीयरिंग कमेटी से डील करता है. आपको मैं स्टीयरिंग का मतलब बता चुका हूँ. स्टीयर का मतलब होता है टू मूव अहेड, आगे बढ़ना. पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम. As enterprises are dependent on information generated by information system, it is important that planning relating to information system is undertaken by senior member or steering committee. तो सिंपल सा पॉइंट आपको समझ में आ गया क्योंकि एंटरप्राइज डिपेंडेंट है इंफॉर्मेशन में. इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है? जनरेट हुई है इंफॉर्मेशन सिस्टम से. तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्लानिंग रिलेटिंग टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड प्लानिंग है वो सीनियर मैनेजमेंट ले, क्योंकि उनको अच्छी समझ है बिजनेस की. अगला पॉइंट कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सीनियर मेंबर में अपॉइंट हाई लेवल कमेटी टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू आईटी डिप्लॉयमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. यानी कि साइज क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उस हिसाब से हाई लेवल कमेटी डिसाइड कर सकती है सीनियर मैनेजमेंट की एक हाई लेवल कमेटी बना रही जो डिसीजन लेगी आईटी से रिलेटेड. अगला पॉइंट कहता है मेंबर कंप्राइज ऑफ फंक्शनल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन रिलेटिंग टू देयर ओन डिपार्टमेंट. यानी कि जो कमेटी बना रही है उसमें क्या करेंगे कि बड़े सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आप देख सकते हैं. तो मान लीजिए ये हर डिपार्टमेंट के हेड हैं, हर डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के ये हेड है. ये अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे, बताएंगे कि हमारे डिपार्टमेंट में ये रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से सारे मिलके एक फाइनल सेटअप डिसाइड कर लेंगे. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अभी हमने बात की स्टीयरिंग कमेटी की, अब ये बात कर रहे हैं स्टीयरिंग कमेटी के फंक्शंस की. तो टू इंश्योर दैट लॉन्ग एंड शॉर्ट रन प्लान, यानी कि आपने अपनी टेंथ में तो नहीं 11th 12th में बिजनेस में पढ़ा होगा कि दो टाइप के प्लान होते हैं, लॉन्ग रन प्लान और शॉर्ट रन प्लान. ठीक है. तो ये करता है कि जो आईटी डिपार्टमेंट के लॉन्ग रन और शॉर्ट रन प्लान है वो एंटरप्राइजेस की नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव से लिंक्ड हो, एंटरप्राइजेस के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से लिंक्ड हो. यहाँ पे एंड मैंने NAD कर दिया AND को, तो ये उस चीज़ से डील कर रहा है. इसको मैं ठीक कर देता हूँ. अगला पॉइंट क्या था? टू एस्टेब्लिश साइज एंड स्कोप ऑफ आईटी फंक्शंस एंड सेट प्रायोरिटीज. यानी कि साइज को, स्कोप को आईटी फंक्शंस के एस्टेब्लिश करना और प्रायोरिटीज डिटरमाइन करने के, पहले ये करना है उसके बाद ये करना है. ये नहीं कि कोई छोटा सा पॉइंट होगा उसको पहले कर लिया और इम्पोर्टेंट चीज़ को बाद के लिए लिंगर ऑन के लिए रख दिया. अगला करता है रिव्यू और अप्रूव करना है. उससे अगला कहता है अप्रूव और मॉनिटर करना है. रिव्यू एंड अप्रूव, अप्रूव एंड मॉनिटर. उससे अगला देखेंगे
रिव्यू करना है तो पहले रिव्यू एंड अप्रूव, फिर अप्रूव को लो अप्रूव एंड मॉनिटर, फिर वापस से रिव्यू को लो स्टेटस ऑफ IES प्लान एंड बजट एंड ओवरऑल IT परफॉर्मेंस। उसके बाद वापस से रिव्यू एंड इम्प्रूव रिव्यू एंड अप्रूव स्टैंडर्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को। उसके बाद डिसीजंस लेने के बारे में बताता है कि स्टीयरिंग कमेटी डिसीजन लेगी IT से रिलेटेड। उसके बाद बताता है कि इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टीयरिंग कमेटी पे। यह पॉइंट डील करता है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा अगर कहीं पे तो वो स्टीयरिंग कमेटी उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगी। और फाइनल पॉइंट ये है कि IT की स्टीयरिंग कमेटी खुद ही सब कुछ नहीं है, उनको बोर्ड को रिपोर्ट भी करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सब याद रखने के लिए फोकस करना है आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स में। ये आपकी 2 स्लाइड में बाइफरकेटेड है पूरा, तो उसको हाईलाइटेड पॉइंट्स जो थे उनको आपको फोकस करना है। आप एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देखिएगा स्लाइड्स को और उसके हिसाब से ग्रो थ्रू कीजिएगा अपने नोट्स में, और हाईलाइटेड पॉइंट्स पे बहुत फोकस करना है। आप देखेंगे 2 पॉइंट हैं जहाँ पे रिव्यू एंड अप्रूव आ रहा है, अप्रूव एंड मॉनिटर का पॉइंट था, एक खाली रिव्यू का पॉइंट था। एंड सिर्फ रिव्यू एंड अप्रूव के ही नहीं, डिसीजन मतलब IT स्टीयरिंग कमेटी खाली ये नहीं है कि रिव्यू और अप्रूव भी कर रही है कि ज़्यादा पॉइंट्स उससे रिलेटेड आ रही हैं, बट वो डिसीजन लेती भी है, उसको इम्प्लीमेंट भी करती है, कॉन्फ्लिक्ट आने पर रिजॉल्व भी करती है और बोर्ड को रिपोर्ट भी करती है। तो आप देखेंगे आपका ओवरऑल यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा स्टीयरिंग कमेटी का। सो फिलहाल के लिए इतना ही इस क्लास में। अभी आपके चैप्टर 1 में बहुत कुछ बाकी है। आपको उस हिसाब से इस पूरी क्लास को बार बार देखना होगा। एंड आई सपोज दिस वुड बी इनफ फॉर यू, एंड let's end this presentation.